हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 22 मार्क्स क्वेश्चंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है आपको सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड्स में। तो आज टॉप 20 डिस्कस करने वाले हैं। इसके मैं 4 सीरीज बनाऊंगा, यानी कि 4 वीडियो बनाऊंगा, और मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, ओके, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। तो पहला है Cr3+। तो Cr3+, अगर कोई भी आपको आयंस रहेगा तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। अब देखिए, अगर मान लीजिए Cr होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1 और 3d5, ये Cr होता। तो अब Cr के ऊपर क्या है, 3+ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे, फोर्थ सेल। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ और इसमें कन्फ्यूजन हो तो डिटेल वीडियो है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है आपको, 3d से निकालना है। तो इसी क्या होगा, 4s0 और 3 ओके। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि आर्गन 4s0 एंड 3d3। ओके। नेक्स्ट आपका दूसरा जो है वो क्या है, जिंक है। जिंक, अगर मान लीजिए जिंक का ईसी लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10, ये जिंक होता। लेकिन हमारे पास है क्या, जिंक 2+। अब 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले 4 से निकालेंगे क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है। तो यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दीजिए। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, 4s0। इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन, ओके, 4s0 एंड 3d10। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr3+ एंड Zn2+। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDTA। ओके, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ EDTA क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए EDTA का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाना है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। देखिए पहले CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कर दीजिए, ओके, यानी CH2 CH2। उसके बाद दोनों साइड क्या कर दीजिए, आप N जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, ओके। और देन आफ्टर दोनों एन से आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ दीजिए, ओके। ये देखिए मैं जोड़ दे रहा हूँ, COOH, COOH। देखिए कितना आसान है, इस तरह से बन गया EDTA का आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फॉलोइंग। पहला है टार्टेरिक एसिड और दूसरा है आइसोब्यूटेरिक एसिड। ओके, तो देखिए टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला मैं बनाने आपको सिखाता हूँ। 2 कार्बन लगाइए, ओके, दोनों के साथ जो है एक एक OH लगा दीजिए, लगा दिया, ओके। उसके बाद जो है इसके साथ एक COOH और देन आफ्टर इसके साथ भी एक COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ देना है। और उसके बाद देखिए इस कार्बन का जो है 3 ही बॉन्ड बना है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ बन के तैयार है हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा क्या, आइसोब्यूटेरिक एसिड। तो आइसोब्यूटेरिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, एक कार्बन लीजिए, इसके साथ जोड़ दीजिए C डबल बॉन्ड O और H, जोड़ दिया। और इसके साथ 2 हमें क्या करना है, CH3 ग्रुप क्या कर देना है, जोड़ देना है, जिससे कि हमारा ये क्या होगा, आपका ये बन जाएगा। ये रह गया आपका 2 CH3 ग्रुप हमने अटैच कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है, इस कार्बन का देखिए 3 ही बॉन्ड बना है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ भी हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज यूनिट सेल। हम लोग जानते हैं ये सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बराबर पूछ दिया गया एग्जामिनेशन में। तो यूनिट सेल क्या है, तो अ यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस। ओके, यानी कि ये छोटा पार्ट है जो रिपीट होता है। आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपका एक छोटा सा पार्ट है
ये क्या है, यूनिट सेल। और जब इसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, इंटायर लेटिस बनता है। यहाँ पे लिखा गया है व्हेन रिपीटेड इन ऑल 3 डायमेंशंस क्रिएट द इंटायर क्रिस्टल लेटिस। ओके, इस तरह से आप इसका जो है डिफिनीशन लिख सकते हैं। इसमें और एक सेंटेंस आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं, इट डिफाइंस द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि ये क्या करता है, यूनिट सेल क्या डिसाइड करता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। यानी कि यहाँ पे ये किस तरह का, क्या ये सीसी है यानी प्रिमिटिव है, या फिर ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, या फेस सेंटर्ड है। जिस तरह का यूनिट सेल होगा वैसा ही क्या होगा, क्रिस्टल लेटिस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन जिंक ऑक्साइड इज वाइट व्हेन कोल्ड बट येलो व्हेन हॉट। तो देखिए जिंक ऑक्साइड क्यों वाइट होता है जब ये कोल्ड होता है, तो आप यहाँ आप इसका फिगर देख सकते हैं। ये क्या है आपका इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये नेचुरली वाइट होता है, यानी कि जब ये ठंडा है तो ये नेचुरल स्टेट में है, इसलिए क्या है आपका वाइट कलर में है। या आंसर में भी मैंने लिख दिया है कि जिंक ऑक्साइड अपेयर्स वाइट व्हेन कोल्ड बिकॉज इट इज इन इट्स नेचुरल स्टेट। ये इसका नेचुरल स्टेट है, बट व्हेन हीटेड सम ऑक्सीजन इज लॉस्ट क्रिएटिंग जिंक आयन एंड ऑक्सीजन वैकेंसी। ओके समझिएगा जरा, जैसे मान लीजिए ये इसका क्रिस्टल है, आपने डिफेक्ट्स में इस तरह का टर्म पढ़ा होगा, और ये क्या है Zn2 प्लस और O2 माइनस, Zn2 प्लस और O2 माइनस से मिल करके बना है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन्स यहाँ से गायब होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन था और वो क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, Zn2 प्लस बना। अब जानते हो कि Zno किस तरह से टूटता है, Zn2 प्लस और O2 माइनस। तो जैसे ही ऑक्सीजन हट जाएगा तो ये न्यूट्रल नहीं होगा, Zn2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, चार्जेस आएंगे। ड्यू टू ऑक्सीजन वैकेंसीज, यहाँ जो ऑक्सीजन का वैकेंसी हुआ है, ऑक्सीजन जो लूज हुआ है, विच एब्जॉर्ब ब्लू लाइट एंड रिफ्लेक्ट येलो लाइट। ओके, ये क्या करता है, ब्लू लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और येलो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये था हमारा पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is the decrease in the vapor pressure of solvent when a non-volatile solute is added relative to pure solvent. It is proportional to mole fraction of the solute। यानी कि समझिए प्योर सॉल्वेंट है। ओके, अब मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें ए टाइप जो है केवल पार्टिकल्स हैं। ओके, ए टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, और ये सारे के सारे क्या हैं, वोलाटाइल हैं। तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, आपको वेपर में कन्वर्ट होंगे, और ये क्रिएट करेगा नीचे की तरफ क्या, वेपर प्रेशर। हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, इस पे अलग वीडियो भी है, आप चाहें तो कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये जो है ये वोलाटाइल लिक्विड वेपर बनता है और नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है, इसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब अगर इसमें हम लोग बी सॉल्यूट मिलाएं जो कि क्या है, नॉन वोलाटाइल है, यानी कि ये किसी भी तरह का आपको वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो सरफेस पे ए और बी के दोनों के पार्टिकल्स जो हैं सरफेस पे आ जाएंगे। तो अब ए के कारण से तो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बट ए के कारण से क्रिएट हो रहा है, पर बी के कारण किसी भी तरह का वेपर ही क्रिएट नहीं हो रहा है, तो प्रेशर तो क्रिएट होगा नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेपर जो होता है वेपोराइजेशन, ये सरफेस फिनोमिनन है, तो बी के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा वेपर क्रिएट नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए क्या होता है, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। चलिए, आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इसे अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। मैं एक सैंपल प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट इस तरह से लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस व्हेन वाटर इज फोर्स्ड थ्रू a semi-permeable membrane under pressure, removing impurities and solute
बाय रिवर्सिंग द नेचर ऑफ ऑस्मोसिस डायरेक्शन। ओके, यानी कि आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ये एसपीएम है। ओके, ऑस्मोसिस क्या होता है, जब मान लीजिए इस साइड जो है प्योर सॉल्वेंट है, आपका प्योर वाटर है। ओके, प्योर वाटर है, और इस साइड क्या है, आपका इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है। ओके, इम्प्योर वाटर में क्या है, इम्प्योरिटीज अवेलेबल है। अब जनरली क्या होता है इन नेचुरल कि प्योर वाटर जो है एसपीएम के द्वारा, ये जो बीच में मैं आपको एसपीएम दिखा रहा हूँ, इसके द्वारा इम्प्योर की तरफ चला जाता है। तो इससे क्या हो गया, हमारा अच्छा वाला पानी गंदा हो रहा है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो रहा है कि इसके ऊपर हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, पिस्टल लगा करके या किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकली हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि यहाँ से जो इस वाटर में, इम्प्योर वाटर में जो वाटर है, वो एसपीएम के थ्रू इधर प्योर साइड आ जाएगा, और इम्प्योरिटी जो है एसपीएम के थ्रू रोक दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आरओ कहते हैं। हमारे घरों में रिवर्स ऑस्मोसिस वाला फिल्टर लगा होता है। डू यू अंडरस्टैंड? इसी को मैंने यहाँ पे आपको एज ए सेंटेंस जो है लिख करके दिया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर वाटर इज फोर्स्ड थ्रू अ एसपीएम। यहाँ देखिए वाटर क्या किया जा रहा है, एसपीएम के थ्रू फोर्स किया जा रहा है, ठीक, अंडर प्रेशर। यहाँ देख सकते हैं आप, प्रेशर लगाया गया है, ठीक। क्यों लगाया गया है, रिमूविंग इम्प्योरिटीज, इस साइड जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने के लिए, एंड सॉल्यूट बाय रिवर्सिंग द नेचर ऑफ ऑस्मोसिस डायरेक्शन। मैंने अभी बताया ऑस्मोसिस में क्या होता है, प्योर वाला इम्प्योर की तरफ जाता है, बट जब हम इम्प्योर तरफ से जो है सॉल्वेंट को प्योर की तरफ लाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स that has the same composition in both liquid and vapor phase and cannot be separated by simple distillation। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होगा, जब हम लोग क्या करें, दो लिक्विड को इस तरह से हम मिला दें, ओके, कि इसको बॉइलिंग करने के बाद भी जो है, बॉइलिंग करने के बाद भी ये दोनों एक साथ, अगर गैस में कन्वर्ट होंगे तो एक साथ कन्वर्ट होंगे दोनों लिक्विड, और लिक्विड स्टेट में भी रहेंगे तो इस तरह से मिले रहेंगे कि आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर इसमें क्या ही अलग है, अलग है। जैसे कि मान लीजिए आप चीनी और पानी को मिला देते हैं, शुगर और वाटर को मिला देते हैं, तो अगर आप इसे हीट करोगे ना तो क्या होगा, वाटर वेपोराइज हो जाता है, ओके, बट शुगर जो है आपको इसी में रह जाएगा, शुगर के ऑलमोस्ट पार्टिकल्स इसी में रह जाएंगे। यानी कि जब भी जनरली नॉर्मल मिक्सचर जो होते हैं उसे अगर आप हिट कीजिएगा तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो है जो साथ हम न छोड़ेंगे, ठीक, एकदम पूरी तरह से ऐसा एकदम पूरा याराना है कि बिल्कुल भी साथ छोड़ने में के मूड में है ही नहीं। तो दो लिक्विड को ऐसे मिला देंगे कि बॉईल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो जाएगा, यानी कि बॉईल होने के बावजूद भी जो वेपर बनेगा वो भी मिक्सचर ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अर्हेनियस इक्वेशन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हम जानते हैं K इक्वल टू, ओके, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, यहाँ पे आप जानते हैं ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ओके, देन आफ्टर आप जानते हैं टी टेम्परेचर है। ये सारे आपको यहाँ पे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो अर्हेनियस इक्वेशन तो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्सन एंड एब्जॉर्सन। ओके, तो हम लोग सबसे अच्छा डिफरेंस अगर हमने पूछा जाए कि एडजॉर्सन और एब्जॉर्सन में क्या डिफरेंस है, तो हम जानते हैं एडजॉर्सन सरफेस फिनोमेनन होता है और एब्जॉर्सन क्या होता है, बल्क फिनोमेनन। यानी कि जैसे कि अरे ये कोई मटेरियल है, इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आके इसके सरफेस पे जमा हो जाए तो इसे हम एडजॉर्सन कहते हैं। ओके, एडजॉर्सन। और अगर ये मटेरियल है और कुछ पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आप इसके इस तरह के कुछ डिफिनीशंस लिख सकते हैं। चलिए, जिसमें यहाँ कहा जा रहा है कि ये बल्क फिनोमेनन है और ये
सरफेस फिनोमिनन है। इसमें क्या होता है, सरफेस पे होता है और इसमें इनटू द सब्सटेंस होता है, यानी अंदर आपको इन कर जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज होमोजीनियस कैटालाइसिस, गिव एग्जांपल। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस अकर्स व्हेन द कैटलिस्ट इज इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट। आप जानते हैं कि कोई रिएक्शन है, जैसे आर प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये रिएक्शन आसानी से नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर हम कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, बट वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो बोला जा रहा है कि होमोजीनियस कैटालाइसिस तब ही होगा जब, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट अगर यहाँ पे गैसियस स्टेट में है तो कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर हमें SO2 का ऑक्सीडेशन करना हो और बनाना हो SO3 इन प्रेजेंस ऑफ NO2, तो ये भी गैसियस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है आपको ये भी गैसियस स्टेट में देखने मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो कि सेम फेज में जब होगा तो होमोजीनियस कहलाता है, अगर वही डिफरेंट फेज में होगा तो क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस कहलाएगा। अगर आपसे हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ओर्स ऑफ अल्युमिनियम, 2 ओर्स। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ सारे आपको जितने भी मेन मेटल्स है सबके ओर्स और उसका फॉर्मूला जरूर याद रखिए। बिहार बोर्ड का ये पॉपुलर और पसंदीदा आपका क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है बॉक्साइट, आप जानते हैं Al2O3, ओके, Al2O3.2H2O, और दूसरा क्रायोलाइट Na3Al F6। ओके, आप ये 2 ओर्स लिख सकते हैं, चाहे तो आप डिफरेंट ओर्स भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डायलाइसिस। तो डायलाइसिस इज अ प्रोसेस वेयर स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम फ्रॉम लार्जर मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल्स। अब देखिए क्या है, फिर वही है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो SPM के द्वारा, SPM इस तरह से आप जान सकते हैं, मतलब आप इस तरह से सोच सकते हैं कि छलनी टाइप का है, जैसे हम लोग चाय छांकने के लिए करते हैं इस्तेमाल, उसी तरह का। ठीक, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा लिक्विड है जिसमें कि आपको लार्जर और स्मॉलर सारे तरह के पार्टिकल्स इसमें अवेलेबल है। ठीक, तो इसमें से हमें अगर स्मॉल को अलग करना है तो हम बीच में SPM लगाएंगे और स्मॉल वाले को अलग कर देंगे, तो क्या होगा, लार्ज वाला इस साइड आ जाएगा और स्मॉल वाला इस साइड चला जाएगा। यहाँ देखिए वेयर स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड आयंस पास थ्रू अ SPM तो सेपरेटिंग फ्रॉम अ लार्जर मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आप जानते हैं डायलिसिस किया जाता है हमारे ब्लड्स में। जब हमारा किडनी जो कि SPM का ही काम करता है वो सही से वर्क नहीं कर पाता है, तो डायलिसिस मशीन लगा करके जो हमारे ब्लड्स में इम्प्योरिटीज़ है उससे हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 आयन। SO4 आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैं कुछ खास बातें आपको बता दूं जो कि आप चाहें तो एग्जाम में लिख दें, बेटर रहेगा। द सल्फेट आयन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एंड सल्फर इन इज सेंटर बॉन्डेड विथ 4 ऑक्सीजन एटम। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे, देखिए सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ दिखा दीजिए, और 2 आपको जो है क्या करना है, सिंगल बॉन्ड के साथ दिखाना है, और इसमें एक एक निगेटिव चार्ज, 2 निगेटिव चार्ज होता है, हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 आयन। ओके, चलिए सल्फेट आयन। नेक्स्ट व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम ही है एलिमिनेट करने वाला। तो एन एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम अ मॉलिक्यूल फॉर्म अ डबल बॉन्ड अ ट्रिपल बॉन्ड। तो आप जानते हैं एलिमिनेशन जो है ये जस्ट अपोजिट होता है एडिशन के। ओके, एडिशन में क्या होता है, आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूटता है। ओके, और एलिमिनेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, बनता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आपने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है और ये CH2 और यहाँ पे कोई X है, X आप जानते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, इस तरह के आपको
हो सकते हैं। क्लियर? तो इस कंडीशंस में इसके ऊपर हम लोग अगर डालेंगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH अगर हम डालेंगे तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, इस H और X को हटाएगा, तो फिर इस कंडीशंस में क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। जब क्या होता है, कोई ग्रुप और एटम, यहाँ देख सकते हैं दो एटम, हाइड्रोजन और हेलोजन, ओके, ये क्या होता है, रिमूव होता है एक मॉलिक्यूल से। ये हमारा पहला क्या था, ये मॉलिक्यूल्स था, इससे रिमूव हुआ, तो इसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर दिखा दीजिएगा एग्जाम में, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे हम लोग, आप सेंटेंस में भी लिख दें, मैं बार बार बोलता हूं बिहार बोर्ड में सेंटेंस भी लिख दें और इक्वेशन भी दिखा दें। व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर इट रिड्यूस टू फॉर्म बेंजीन। एनसीईआरटी में जो है बड़े प्यार से दिखाया गया है कि जब हम लोग फिनॉल के ऊपर, ओके, ये रह गया हमारा फिनॉल, और इसके ऊपर जब हम लोग जिंक डालते हैं Zn और इसे हिट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपको बेंजीन में। बहुत ही प्यारा सा और आसान सा रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज रोजनमुंड रिएक्शन। तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको सेंटेंस भी लिखना है और ये भी। तो रोजनमुंड रिएक्शन कन्वर्ट एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड यूजिंग PDBaSO4 एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिखाया गया है आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो है नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सेंटेंस में भी लिखा है कि एसिड क्लोराइड ये हो गया, इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, तो हम डालेंगे हाइड्रोजन और साथ ही साथ क्या डालेंगे, PDBaSO4। और जब हम ये डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में। और साथ ही साथ यहाँ पे HCl भी बनता है बाय प्रोडक्ट में, मेन हमें इससे लेना देना है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, आपको हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है और क्लोरीन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइल एमाइन टू इथाइल अल्कोहल। ओके, तो इथाइल एमाइन को इथाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस कुछ भी टफ नहीं होते हैं। जो कन्वर्जन वाला होता है वो सीधा एनसीईआरटी से पूछा जाता है। आपने हेलो अल्केन हेलोडीन में इस तरह का कन्वर्जन देखा होगा हेलो एडीन के लिए, जबकि यहाँ क्या होता है आपका, देखिए RNH2, अब R की जगह यहाँ बेंजीन भी रिंग भी हो सकता है, आप ध्यान रखना। इसके ऊपर हम डालते हैं NaNO2 प्लस HCl और बनता क्या है हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, RN2 प्लस और आपको यहाँ पे Cl है तो Cl माइनस। और उसके बाद जब फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बन जाता है आपको क्या, ROH और साथ ही साथ N2 प्लस HCl आपका निकल जाता है। सेम वही बात है यहाँ, आप देखिए इथाइल एमाइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ C2H5 ले लेंगे आपको और साथ ही साथ NH2। मैं बोल रहा हूँ, और बेंजीन रिंग वाला होता, ठीक, एनिलीन होता और एनिलीन को हमें फिनॉल में बदलना होता तो सेम तरह का हम रिएक्शन करते। इसके ऊपर हम लोग डालेंगे क्या, NaNO2 प्लस HCl। ओके, मैं यहाँ पे एक बात आपको और क्लियर कर दूँ, कहीं कहीं आपको ये भी दिखा दिया जाता है कि इसके ऊपर HNO2 डाला गया है, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। HNO2 फिर NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। उसके बाद ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका C2H5 N2 प्लस और Cl माइनस, और इसके बाद जब इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो C2H5OH बनेगा और साथ ही साथ ये दोनों बाय प्रोडक्ट भी इस पे बन जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। तो हम इसमें लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। दे आर कंपोज ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कॉन्सिस्ट ऑफ अ शुगर, अ फॉस्फेट एसिड एंड नाइट्रोजीनस बेस। ओके, तो इस तरह से आप डीएनए का चाहें 2 मार्क्स में डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि इट्स मतलब इट्स मेन 2 टाइप डीएनए एंड आरएनए। ओके, इसके 2 टाइप्स भी मेन टाइप होते हैं, डीएनए और आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट
composed of thousands of smaller units that is called monomers linked together. Example including proteins, nucleic acid, carbohydrates, synthetic polymer like polythene. They play a vital role in biological and industry process. ओके, तो इस तरह ये सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स के भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस, और मैं 2-3 सीरीज लाऊंगा, इसी से आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं 2 मार्क्स वाले। ओके, साथ ही साथ मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का भी सीरीज लाऊंगा। ऑलरेडी 70 टॉप 70 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव के मैंने वीडियो डाल दिए हैं, तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।